एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था बिहार बोर्ड ने। उस ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, स्वराज पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वराज पार्टी जो आपको पता है, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किए थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था 1922 ईस्वी के अंत में। तो 1922 ऑप्शन रहेगा तो आप ये टिक करेंगे। अगर 1923 ऑप्शन रहेगा तो आप 1923 भी टिक करेंगे, क्योंकि 1922 के अंत में और वो जनवरी 1923 हो जाता है, इसलिए 1922 परफेक्ट आंसर फिलहाल रहेगा। और आपको ये मालूम है कि स्वराज पार्टी जो स्थापना की गई थी वो मोटे तौर पे कहा जाए कि वो स्वराज यानी अपनी स्वराज अपना राज्य की मांग के लिए किया जाना था, यानी स्वतंत्रता ही मेन मोटो था इसका उद्देश्य। तो अब देखिए, बहुत सारे उद्देश्य थे, हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला उद्देश्य देखिए, भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति करना। स्वराज यानी आपको पता है कि यानी अब स्वतंत्र होना चाह रहे थे हम लोग, स्वशासन प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। पहला आपने जान लिया। दूसरा कि काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग को सफल बनाना। असहयोग यानी कहने का मतलब जितने भी उस वक्त अंग्रेज के अंतर्गत जितने भी भारतीय लोग जॉब करते थे वो अपने जॉब में अब काम पे जाना बंद करते, यानी असहयोग देते। ये उसका उद्देश्य था कि ऐसा आप लोग करेंगे। तीसरा, नौकरशाही अर्थात जो वहाँ उस वक्त नौकरशाही अर्थात जो लोग अंग्रेज के अंतर्गत काम करते थे उसे नौकरशाही कहेंगे। तो वो नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर करना, जितने भी नौकरशाही थे उसकी शक्ति को कमज़ोर करना, ताकि अंग्रेज का काम में रुकावट आएगा। चौथा, भारत में चलाए गए ब्रिटिश परंपराओं को ख़त्म करना। पांचवा, अंग्रेज के दमनकारी कानूनों का विरोध करना, यानी जितने भी दमनकारी कानून वो बनाता था उसका वो विरोध करना, इसका उद्देश्य था। छठा, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, अर्थात हमने भारत देश को आज़ाद दिलाने के लिए जितना भी शक्तिशाली बना सके, उसको लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए जितना हम लोग शक्तिशाली बना सके वो बना सकते थे। इस पार्टी का ये उद्देश्य था। और आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना भी इसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंद चीन के प्रति फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या थी। तो सबसे पहले ये जानिए कि हिंद चीन क्षेत्र, आपको पता है कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों ही देश मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। और हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस जो है अपना कब्जा कर रहा था, अपना व्यापार बना रहा था। कह लीजिए मोटे तौर पे फ्रांस जो है इसको गुलाम बनाए हुए था ताकि यहाँ पे वो व्यापार कर सके। तो यही देखिए, यहाँ पे फ्रांस की जो औपनिवेशिक योजना, औपनिवेशिक मतलब होता है किसी कमज़ोर देश पर राज करना। जो कमज़ोर देश होगा वो उस देश का औपनिवेशिक कहलाएगा, औपनिवेशिक योजना क्या था फ्रांस का, तो ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला है यहाँ पे, पहला योजना देखिए, हिंद चीन में कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण फ्रांस ने चीन को अपना उपनिवेश बनाने का, हिंद चीन यहाँ होगा, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने की योजना बनाया। और आगे देखिए, उत्पाद करके उसका खपत के लिए बहुत बड़े लेवल पर बाज़ार का निर्माण करना चाहता था। ये उसका औपनिवेशिक योजना था। तो ये देखिए, क्योंकि उसका जो है ना, कह सकते हैं उस वक्त का जो समय था वो उसकी साम्राज्य थोड़ा डगमगा गया था। कह लीजिए फ्रांस की स्थिति खराब हो रही थी, इसलिए वो कमज़ोर क्षेत्र यानी हिंद चीन क्षेत्रों पे वो कब्जा करके अपना बड़े लेवल पे व्यापार करना चाहता था और बड़े लेवल पे बाज़ार का निर्माण करना चाहता था ताकि उसे लाभ मिल सके। अगर दूसरा पॉइंट देखिए, फ्रांस भारत में कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए वह हिंद चीन क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाकर भारत पर भी ध्यान रखना चाहता था। और तीसरा, फ्रांस ने हिंद चीन को विकास करने के उद्देश्य से भी अपना औपनिवेशिक योजना बनाया। यानी कहने का मतलब हिंद चीन क्षेत्र में जितने भी पिछड़ा चीज़ था, जो पिछड़े हुए चीज़ें थे, उसको सुधारने का के लिए भी वह औपनिवेशिक योजना वहाँ बनाया था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1929 के आर्थिक संकट या मंदी के कोई दो कारण बताइए। 1929 में महान आर्थिक मंदी हुई थी, तो ये इसके दो कारण आपको बताना है। मंदी आपको भी पता है कि जब कोई देश का अर्थव्यवस्था जो है बाकी देश की अर्थव्यवस्था से कम हो जाती है तो वो आर्थिक मंदी कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का अर्थव्यवस्था अगर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से अगर वो कमज़ोर हो जाए तो कहेंगे कि इंडिया में आर्थिक मंदी आ गई हो। इस प्रकार से आर्थिक मंदी 1929 में पूरे विश्व लेवल पे आया था। तो उसका कारण क्या था, देखिए पहला कारण
कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के कारण विश्व बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई थी। यानी कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन हो गया था अचानक से, जिसमें अनाज के मूल्य में कमी आई और उनका खरीदार में भी कमी आई। अर्थात जैसे मान लीजिए कि इतना ज़्यादा ही उत्पादन हो गया, बहुत ही ज़्यादा कृषि क्षेत्र में उत्पादन हो गया, तो सबके पास अगर उत्पादन हो ही गया कह लीजिए, तो वहाँ पे उसका मांग कम हो जाएगा। जब मांग उस चीज़ों का कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ों की वैल्यू, मूल्य भी घट जाएगा। तो ये बातें हो गई, अत्यधिक उत्पादन के कारण बाज़ार में उसकी खरीदारों की कमी हो गई, जिसके कारण अनाज का मूल्य घट गया और आर्थिक मंदी का कारण बना। अगला देखिए पॉइंट, गरीबी और बेरोजगारी से खरीदारों का क्रय क्षमता घट गई थी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण खरीदारों की क्रय क्षमता, यानी रुपया ही नहीं था तो खरीदेगा कैसे, यही कारण था कि विश्व बाजार पर आधारित व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तीसरा, अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी, अर्थात अमेरिकी अर्थव्यवस्था का संकटग्रस्त हो जाना, विश्व में महामंदी की स्थिति आ गई थी। अचानक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर यहाँ पे घट गई थी। तो यहाँ पे कह लीजिए कि मोटे तौर पे, अगर ये आपको पॉइंट याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, ओवरऑल बोलिएगा कि अमेरिका के अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अमेरिका का अर्थव्यवस्था डगमगाने का अर्थात हुआ कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाना, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी बनी हुई रहती थी, बाकी देशों को भी आर्थिक लाभ मिलता था, चाहे वो कच्चे माल के तौर पे, चाहे वो आर्थिक रूप से। तो इस तरह से अमेरिका का आर्थिक मंदी आना ही पूरे विश्व लेवल पे आर्थिक मंदी का रूप धारण करने के बराबर था। तो चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो ज़रूरी ये पहले जानना है कि यूटोपियन समाजवाद वैज्ञानिक समाज होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। यानी कार्ल मार्क्स जिस काल में होंगे, उस काल के पहले वाला जो समाजवाद था वो यूटोपियन समाजवाद कहलाते थे, और कार्ल मार्क्स के बाद का जो समाजवाद होगा वो वैज्ञानिक समाजवाद कहलाएगा। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, प्रथम यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन थे। ये भी आपको जानकारी मिल गया कि यूटोपियन समाजवाद, जो प्रथम यूटोपियन समाजवाद थे वो सेंट साइमन थे। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता भी माना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार भिन्न है ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता तो आपने पता कर लिया, लेकिन यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा गया, क्योंकि उनके लिए समाजवाद एक सिद्धांत मात्र था। अधिकतर यूटोपियन, यहाँ यूटोपियन होगा, अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायती थे। वर्ग समन्वय यानी समझौता के साथ वो समाजवाद का सिद्धांत अप्लाई करते थे। तो ये होना आपके सीखा कि वो शांतिपूर्वक समाज को चलाना चाहते थे। फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। ये आपने जान लिया कि फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को ही वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अर्थात इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत सभी मिले हुए रहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद में। और तो ये आपने देखा। आगे मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु उन्हें यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की थी। यानी यूटोपियन समाजवाद का वो विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, ये अच्छा नहीं है, जो मेरा सिद्धांत है वो अच्छा है। तो इस प्रकार से आप इसकी भिन्नता को दिखा सकते हैं। अगले प्रश्न, संज्ञा व्यवस्था यहाँ पे होगा। संघ व्यवस्था संज्ञा हो गया है। संघ व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। तो न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंकुश रखे, जिससे इन शक्तियों का दुरुपयोग या अतिक्रमण ना हो पाए। अर्थात पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ जो न्यायपालिका वो होता क्या है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और छोटे मोटे जो न्यायालय होते हैं राज्य में और जो देश में, जो सर्वोच्च न्यायालय है वही तो है एक तरह का न्यायपालिका, न्याय देता है। यानी जनता के साथ कुछ गलत नहीं हो, जनता के न्याय के
जो जनता का जो न्याय होगा उसका फैसला सुनाने वाला ही ये न्यायपालिका होता है। तो संघ व्यवस्था में संघीय व्यवस्था आपको पता है कि संघीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूरे ही शक्ति का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्य दोनों में हो। इस तरीके की व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं, यानी राज्य और केंद्र दोनों सरकार मिलजुल कर विकास करे, इस व्यवस्था को संघीय व्यवस्था कहते हैं। उसमें न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि अगर न्यायपालिका नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि केंद्र अपना अधिकार राज्य पे जमाने लगेगा। तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है। केंद्र का जो अधिकार है वो अपना अधिकार क्षेत्र में काम करे, राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है राज्य अपना अधिकार में काम करेगा। ये नहीं होना चाहिए कि कोई ज़बरदस्ती दूसरे क्षेत्र में भी जाके या दूसरे जगह जाके यानी दूसरे क्षेत्रों में भी अपना कानून लगा के राज करना स्टार्ट कर दे, ये नहीं होना चाहिए। यही सब इसमें जानेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो देखिए, न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शासन के कार्यक्षेत्र एवं शक्तियों पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंकुश रखे यानी ध्यान रखे, जिससे इन शक्तियों का दुरुपयोग या अतिक्रमण ना हो पाए। अतिक्रमण मतलब ज़बरदस्ती कोई मिसयूज ना कर ले, यानी ये आपको समझ में आया कि कोई मिसयूज ना कर ले, कोई भी अपना ज़बरदस्ती नियम बना के कानून बना के वहाँ पे कोई काम नहीं स्टार्ट कर दे, ये ध्यान रखने का काम करता है न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह ऐसे भी कानून अथवा आदेश को अवैध घोषित कर दे जो संविधान की धाराओं का उल्लंघन करता है। यानी जो संविधान की धाराओं यानी संविधान में जो लिखे हुए नियम हैं उनके विरुद्ध अगर वो कानून बनाता है तो वो उस पर ध्यान रखेगा और उस पर वो कार्रवाई भी कर सकता है। ये काम है उन लोगों का। अगला देखिए, न्यायपालिका में विभिन्न राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल है। तो ये न्यायपालिका में ये सारी चीज़ शामिल होते हैं जिसका काम है इन सभी चीज़ पर अंकुश रखना, अंकुश लगाए रखना यानी ध्यान रखना। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह भी है कि कानून के शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे, यानी कानून की शासन की रक्षा करना, जो कानून बने हैं उसको ध्यान में रखना कि उस कानून जो बनाया गया है, संविधान में जो चीज़ें हैं संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान रखने का काम होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, बिल्कुल। विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। कोई भी विवाद होता है तो संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उस संविधान के अनुसार वो हल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। यानी लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सभी लोगों का समान अधिकार होता है, तो ऐसा ना हो कि कोई स्पेशल कोई तानाशाही व्यक्ति उसका जगह ले, उसका काम खराब कर दे। तो ये उन सभी चीज़ों पे ये ध्यान रखते हैं। अब अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो पहले आपको ये जानना होगा कि सांप्रदायिकता होता क्या है। तो सांप्रदायिकता होता है कि अपने धर्म को अच्छा मानना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को नीचे मानना, नीचा दिखाना, इस भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी धर्म को समान माना गया है। तो ये चीज़ें देखेंगे इसमें कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो देखिए आंसर, लोकतंत्र की भावना ही सबके प्रति समान व्यवहार और समानता पर आधारित होती है, जबकि सांप्रदायिकता किसी एक पक्ष या विशेष धर्म अथवा किसी विशेष समूह का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करती है। इस कारण लोकतंत्र की समानता की अवधारणा खंडित यानी टूट जाती है। यही कारण है कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आगे इसमें देखिए, सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करती है, धर्म के आधार पर विभाजित कर देती है। सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो कम जनसंख्या में है, अल्पसंख्यक में जो हैं, उन वर्ग के लोगों के समाज में संदेह पैदा कर देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता इस प्रकार से समाज को अलग कर देता है, अलग अलग समाज में बांटने की प्रवृत्ति ला देती है। इससे देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है और वो बुरे तरीके से। अगला प्रश्न, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। सत्ता मतलब अपना सरकार, जैसे अभी देख लीजिए भाजपा का सरकार है यानी भाजपा का सत्ता है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। विकेंद्रीकरण मतलब कोई एक अकेले ही कोई सत्ता ही सब दिन के लिए राज नहीं करे, अलग अलग सत्ता, अलग अलग पार्टी
राज्य में या देश में राज अपना सत्ता में आए, यानी विकेंद्रीकरण, यानी सभी को मौका मिले, सभी पार्टी को मौका मिले, अर्थात सभी नागरिक को यह हक मिले कि हम भी अपने राज्य के विकास में अपना भागीदारी ले सकते हैं। तो यही है विकेंद्रीकरण, मतलब सबको मौका मिलना। ये क्यों आवश्यक है? तो बहुत ही आवश्यक है। कैसे? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है, यानी केंद्र और राज्य सरकार जो है ये सारा अपना शक्ति जो है स्थानीय सरकारों को भी देती है, तो ऐसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करना मतलब, मान लीजिए कि केवल सरकार जो है, ओरिजिनल सरकार मोदी ही अपना काम अकेले वो नहीं करेगा, वो अपना पूरा शक्ति जो है गांव लेवल पर, यानी प्रखंड लेवल पर वो शक्ति का विभाजन करती है, स्थानीय लेवल पे अपना वो शक्ति को विभाजित कर दी है। इसी प्रोसेस को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर से देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे देखिए, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्या से निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है, इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्थानीय लोगों की इस बात की अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है या किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ये पता चीज़ अच्छे से स्थानीय लोगों को ही होती है, स्थानीय सरकार को ही होती है ऐसा। तो इसीलिए सत्ता का जो विकेंद्रीकरण में स्थानीय लोगों को शक्ति जब दी जाती है तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण जरूरी है। कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है आपको मैंने भी बताया। आगे देखिए, स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसला में सीधे भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है, यानी स्थानीय स्तर पर लोगों का फैसला में सीधे भागीदारी बनना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में सत्ता के साथ भागीदारी भी हो जाती है, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी भी हो जाती है। अर्थात लोकतंत्र का जो नियम है, यानी सभी को समान रूप से मिले मौका, तो ये सत्ता में भाग लेने का मौका भी मिल जाता है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ही जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण या रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो ये बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है जो समान उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य के लिए देश का विकास करती है। अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। इनके बहुत सारे कारण हैं क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल ही जनता के सारे समस्याओं को सरकार के सामने रखती है, पेश करती है, बतलाती है कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। अब जैसे आपको पता है, जैसे कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, भाजपा एक राजनीतिक दल है, राजद लालू जी का एक राजनीतिक दल है, नीतीश जी का जदयू एक राजनीतिक दल है। तो ये सभी राजनीतिक दल ही तो देखती है कि सरकार के सामने पेश करती है कि ये समस्याएं हैं, इसकी सॉल्यूशन किया जाए। अब वो अलग बात है कि होता नहीं है जनरली समय पर, लेकिन ये राजनीतिक दल का ये काम है कि उस जनता की समस्या को सरकार के सामने रखती है। अब अगला देखिए, राजनीतिक दल ही वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, अगर वो कोई नीति बना रही है तो उसके विपक्ष का जो राजनीतिक दल है, जैसे कांग्रेस, राहुल गांधी का जो ये कांग्रेस से ये जो राजनीतिक दल है, ये वर्तमान सरकार की नीति का विरोध करती है कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, जो उसके लिए नज़र में सही नहीं है तो वो विरोध करेगा। तो ये भी काम है सरकार की नीतियों का विरोध करना। तीसरा, राजनीतिक दल ही जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का चुनाव करती है। बिल्कुल, राजनीतिक दल के कारण ही कोई भी सरकार को चुना जाता है। चौथा, राजनीतिक दल ही जनता को राजनीति के बारे में प्रशिक्षण देती है, बतलाती है कि राजनीति होती क्या है। तो ये भी एक राजनीति का काम है। यह शासन को निरंकुश होने से बचाती है। बिल्कुल, मान लीजिए कि कोई शासन जो है क्या खराबियां कर रही है, तो अगर राजनीतिक दल ही उसको बचाती है, नहीं तो वरना राजनीतिक दल नहीं होगा तो शासन एक अकेला आदमी चलाता तो वो कुछ भी कर सकता था। तो राजनीतिक दल है तो बहुत सारे आदमियों में ये बटा हुआ है शासन, इसलिए निरंकुश होने से ये बचाती है। अतः राजनीतिक दल आम जनता के हित में आवाज़ भी उठाती है। बिल्कुल, तो उन्हें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर मान लीजिए जनता का
कोई सुनने वाला नहीं होगा तो ये फिर बात ही कुछ अलग हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, क्योंकि ऐसे में लोकतंत्र की कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा। राजनीतिक दल है तो जनता के हित में काम हो रहा है, लोगों के हित में काम होता है, तो लोग के हित में काम होना यानी कह सकते हैं राजनीतिक दल इतना बड़ा काम करती है, यानी लोकतंत्र के प्राण के बराबर है। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन समझा।